खास मुलाकात में मैं मनीष कुमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस आधे घंटे के इंटरव्यू के प्रोग्राम में हम खास मुद्दों पर किसी खास शख्सियत से बात करते हैं। ऐसी ही उत्तराखंड की एक शख्सियत धन सिंह रावत जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम आधे घंटे तक तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। विधायक बने वो श्रीनगर से और उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर 4 विभागों का मंत्रालय उन्हें दिया गया है, जिसमें दुग्ध विकास, सहकारिता, उच्च शिक्षा और प्रोटोकॉल शामिल है। इस खास मुलाकात के प्रोग्राम में धन सिंह जी आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपने समय निकाला ईटीवी के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा सर कि आप तो इतने मृदुभाषी हैं, सबको भैया कह के बात करते हैं, एकाएक आपने ऐसा बयान जिससे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आप चर्चा में आ गए। आपने उन लोगों को कहा कि वो उत्तराखंड से जा सकते हैं बाहर जो वंदे मातरम नहीं बोल सकते। इतने कटु शब्द कैसे आ गए? मुझे लगता है कि पूरा बयान जो है टीवी में दिखाया नहीं गया। आपने कहा कि आपने ऐसा नहीं कहा था। क्या आपके लिए संभव है कि एक बार आप दोहराएं कि आपने मंच से क्या कहा था रुड़की में? और वंदे मातरम कहना कोई गलत काम थोड़ी है। नहीं, आपने क्या ऐसा नहीं कहा था कि उत्तराखंड में रहना है तो वंदे मातरम कहना है? ऐसा क्या? मैंने जो सेंटेंस कहा वो पूरा सेंटेंस ये था। मैंने कहा जब हम विद्यार्थी थे तो हम कहते थे कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, उत्तराखंड में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। लेकिन अब हम एक संविधान के पोस्ट पे हैं और हम राष्ट्रीय विचारधारा के ऐसे नारे लगाने में कई बार हमको दिक्कत होती है। एक हालांकि वंदे मातरम एक ऐसा इशू है जिस पे पिछले कई सालों से मोदी सरकार के बनने के पहले और बाद में बहुत लंबे समय से इस पे चर्चा हो चुकी है। हम बहुत ज़्यादा इस चर्चा में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी एक आश्वासन चाहते हैं या आपका मंतव्य जानना चाहते हैं कि यदि किसी समुदाय को, यदि किसी व्यक्ति को वंदे मातरम बोलने में कोई परेशानी है तो क्या इस राज्य में उसके लिए जगह सुरक्षित है ना? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर कोई वंदे मातरम नहीं भी कहेगा और वो भारत माता की जय भी कहेगा तब भी उस राज्य में रह सकता है। और वंदे मातरम जय कह के ये रहेगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। और जो वंदे मातरम नहीं कहेगा तो हम उसको लाठी से थोड़ी भगाने वाले हैं किसी के यहाँ से। वो रह सकता है यहाँ। लेकिन मेरा मत ये है कि वंदे मातरम एक ऐसा है, वो ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है। वंदे मातरम हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है। और कई मुस्लिम भाई मुझे मिले हैं, उनने कहा कि साहब हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ सेकुलर लोगों ने थोड़ा इसको ज़्यादा चलाया है, बाकी आम लोग उसके पक्षधर हैं। जाहिर सी बात है, वंदे मातरम पर बहुत बातें हो चुकी हैं और स्पष्ट किया धन सिंह रावत ने भी इस इंटरव्यू में। आगे बढ़ेंगे और उच्च शिक्षा से जुड़े मामले पर बात करेंगे। सर, बहुत समस्याएं हैं उच्च शिक्षा को लेकर उत्तराखंड में। सत्र नियमित नहीं है, टीचर्स, प्रोफेसर्स, रीडर्स इनकी संख्या पूरी नहीं है। तो मैंने 2 बातें अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि भाई 180 दिन कॉलेज में पढ़ाई होनी चाहिए और 15 दिन में छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। ये लिंग 2 कमेटी भी कहती है। 40 दिन में परीक्षा परिणाम घोषित होने चाहिए और 2 महीने में जो है परीक्षाएं होनी चाहिए। और एक शैक्षिक पंचांग हम अगले सत्र से लागू करने वाले हैं, जुलाई से। 19 तारीख को मैंने सारे प्राचार्यों की, माननीय कुलपति महोदयों की और एक बैठक नैनीताल में आहूत की है। उसमें हमारे महामहिम राज्यपाल जी रहने वाले हैं और मैं रहने वाला हूँ। और एक एजेंडा है हमारा कि भाई हमको सत्र नियमित करने हैं। दूसरा, हमको विरासत में जो मिला है, हमारे यहाँ 21 विश्वविद्यालय हैं और लगभग 125 डिग्री कॉलेज हैं। 100 डिग्री कॉलेज हमारे सरकारी डिग्री कॉलेज हैं। 19 डिग्री कॉलेज में अभी हम पे ज़मीन नहीं है। 22 डिग्री कॉलेज में अभी तक हम पे भवन नहीं है। और अभी हमारे 60% डिग्री कॉलेज ऐसे हैं जहाँ की लेक्चरर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। 52 डिग्री कॉलेज में अभी प्राचार्य नहीं है। तो जो मुझे विरासत में मिला है, मैंने उसको ठीक करने का पहला एजेंडा रखा है कि 12 तारीख को मैं डीपीसी कर रहा हूँ प्राचार्यों के, और 1 महीने में प्रत्येक डिग्री कॉलेज में प्राचार्य मिल जाएंगे। बहुत कड़ा निर्णय था ये, क्योंकि कई सालों से अभी तक मामले लटके थे। और मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से कहा कि भाई मैं ऐसा मंत्री नहीं हूँ कि जो रोज़मर्रा के काम में जाऊँ, लेकिन मुझे कुछ करके दिखाना है। और इसीलिए मेरी पार्टी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे विभाग दिया है। 100 दिन में मैं उच्च शिक्षा के विभाग में कुछ नए आयाम लाने वाला हूँ
और आपको भी लगेगा कि उच्च शिक्षा में कुछ हो रहा है। सर, ये भी माना जाए, आपने बताया कि इतने पद खाली हैं और आप प्रयासरत हैं कि सभी पदों पर नियुक्ति हो जाए, डीपीसी करके प्रमोशन से पदों को आप भर ले जाएं। क्या ये भी माना जाए कि बड़े पैमाने पर वैकेंसी भी आप ले आने वाले हैं? अभी गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो लगभग 50 अंशकालिक लेक्चरर थे, हमने उनकी नियुक्तियां जो है संविदा पे सब लोगों के यहाँ कर रहे हैं और 10 दिन में उनका जीओ हो जाएगा। 50 लेक्चरर अभी हमको मिल जाएंगे, 52 लोग। इसके बाद मैं अध्याचन भेज दिया है लोक सेवा आयोग को कि भाई आप परमानेंट नौकरियां दीजिए हमको। अगर वहाँ लेट लगेगी तो हम संविदा पे लेक्चरर की नियुक्ति करने वाले हैं, ताकि प्रत्येक कॉलेजों में हम कम से कम 2-2, 4-4 लेक्चरर प्रोफेसर भेज दें। नहीं तो अगर कॉलेज रहेगा, छात्र हैं, वहाँ अगर टीचर ही नहीं है तो उनका कोई औचित्य नहीं है। उच्च शिक्षा से संबंधित मामले पर एक बहुत बड़ी परेशानी राज्य के लड़कों के सामने खड़ी होती है कि इंस्टीट्यूशंस तो बहुत बड़े बड़े आपके राज्य में हैं, लेकिन वहाँ पर जो शिक्षण कार्य होता है, जो शिक्षा मिल पाती है, जो पढ़ने आते हैं, वो बाहर के बहुत लड़के होते हैं और बहुत पैसे वाले परिवार के व्यक्ति होते हैं, क्योंकि कोर्स इतना महंगा होता है। आपके राज्य के बच्चों को, मैं बाहरी और राज्य के लड़कों के बीच तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उनकी फीस इतनी महंगी हो जाती है कि आपके यहाँ के बच्चे उसमें दाखिला लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, जबकि इंस्टीट्यूशन बहुत बड़े बड़े आपके उत्तराखंड में हैं। इसके लिए कुछ आपने सोचा है कि कुछ इस पे लड़कों को लाभ मिल सके जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं? देखिए, हमारे राज्य में अभी 16 निजी विश्वविद्यालय आ गए हैं। कल ही मैंने पेट्रोलियम विश्वविद्यालय वालों से बात की है, वहाँ के चांसलर को बुलाया था मैंने, और मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप जो उत्तराखंड मूल के जो भी विद्यार्थी आपके यहाँ पढ़ने आएंगे, आपने कम से कम 25% उनसे कम पैसा लेना है। उन्होंने कल हमसे हाँ भी हो गए उनकी। और ऐसे में जितने निजी विश्वविद्यालय हैं उत्तराखंड में और जहाँ फीस थोड़ा ज़्यादा है, अच्छे कोर्स हैं जहाँ, मैं उनके वीसी लोगों से और वहाँ के चांसलर लोगों से बात करूँगा कि उत्तराखंड के मूल निवासी जितने भी लोग हैं और वो बीपीएल लोग हैं, अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं, उनको फीस में हम रियायत देने की बात हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर इस बात को ज़रूर मानेंगे। अपने भी, आपके भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या डिग्री कॉलेजेज हैं, उसमें भी जो एडवांस कोर्सेज हैं, जो आजकल पूरी दुनिया में जिनका प्रचार हो रहा है, या देश में के बड़े बड़े संस्थानों में जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उस बारे में आपने सोचा है कि जो एडवांस कोर्स हों वो और ज़्यादा आ पाएँ? मैं अभी उच्च शिक्षा में श्रीनगर में, देहरादून में, अल्मोड़ा में, नैनीताल में, IIT रुड़की में 5 जगह में मैं रोज़गार मेले लगाने वाला हूँ, जिसमें कि कम से कम 25-25 कंपनियों को मैं बुला रहा हूँ। मेरी भारत सरकार से भी बात हो गई है, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हो गई है, और निःशुल्क के मेले लगेंगे। और यहाँ पे पॉलिटेक्निक से लेके ITI से लेके, कोई ड्राइवर हो गया, कोई उच्च शिक्षा में हो गया, कोई बीटेक है, ऐसे सारे लड़कों का हम एक कम से कम 5-5, 6-6 हज़ार लड़कों को बुलाने वाले हैं और वहीं पे प्लेसमेंट होगा। और हमारी इच्छा ये है कि ये जो 5 रोज़गार मेले में लगा रहा हूँ उच्च शिक्षा में, लगभग 10,000 लोगों को हम नौकरी देने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। एक उच्च शिक्षा से जुड़े आखिरी सवाल के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे सर। एक नशा का बहुत ज़्यादा जकड़न देखा जाता है, अक्सर ये बात खुल के सामने भी आती है कि कॉलेजेस में लड़कों के बीच पंजाब जैसे हालात तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत कुछ मिलता जुलता सिलसिला उत्तराखंड को भी ये एक रोग लग गया है संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच। इसके बारे में कुछ आपने प्लान किया है सर कि शिक्षा के साथ उन्हें स्वास्थ्य भी दें? देखिए, उच्च शिक्षा में मैंने 5 बातें तय की हैं कि सुंदर कॉलेज होना चाहिए, साक्षर कॉलेज होना चाहिए, शैक्षिक वातावरण का कॉलेज होना चाहिए, नशा मुक्त कॉलेज होना चाहिए और राष्ट्रवादी कॉलेज होना चाहिए। नशा मुक्ति के खिलाफ हम एक नियम बना रहे हैं कि कॉलेजों के 200 मीटर के दायरे में ना सिगरेट की दुकान होगी, ना गुटखे की दुकान होगी, ना बीड़ी की दुकान होगी और ना शराब की दुकान होगी। आपका दूसरा बड़ा विभाग है सहकारिता, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जब, तो धन सिंह रावत जी से बात करेंगे सहकारिता और दुग्ध विकास के मसले पर, क्योंकि ये दोनों ही, इसमें सहकारिता का तो बहुत पॉलिटिकल पेनिट्रेशन भी रहता है समितियों में, तो इस पर विस्तार से बात करेंगे।
खास मुलाकात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धन सिंह रावत से, जिनके पास सहकारिता, दुग्ध विकास, प्रोटोकॉल और उच्च शिक्षा है। उच्च शिक्षा पे हमने विस्तार से बात की और अब बारी सहकारिता और दुग्ध विकास की है। सर, सहकारिता के तो मामले में बड़ा उथल पुथल भाजपा सरकार बनने के बाद देखने को मिला। ये सहकारिता एक ऐसा विभाग है कि गांव का आखिरी व्यक्ति भी इससे जुड़ा होता है और उतनी ही राजनीति भी इसमें जुड़ी रहती है। मध्य मार्ग क्या निकाल रहे हैं आप? 15 लाख किसान इससे सीधे सीधे जुड़े हैं। हमारे लगभग 800 पैक्स समितियां हैं और जब से मैंने मंत्रालय संभाला है सभी जगह मैंने स्वच्छता अभियान की बात की है और भ्रष्टाचार मुक्त की बात की है, क्योंकि उत्तराखंड में सहकारिता विभाग बहुत बड़ा विभाग है और वहाँ पे अभी 18 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। हमारे सहकारिता का जो एक बड़ा सेक्टर है उसमें चुनाव होने वाले हैं। मुझे लगता है कि जो प्रदेश स्तरीय हमारा सहकारी बैंक है उसका अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और एक स्वस्थ वातावरण में इस चुनाव को हम कराएंगे। जितने भी आप लोगों ने अलग अलग विभागों का जिम्मा मंत्रियों ने संभाला है, हर विभाग से कुछ न कुछ भ्रष्टाचार की बातें निकल के सामने आ रही हैं। अब तक फोकस इस पे रहा है आपके जितने भी मिनिस्टर्स हैं साथी। सहकारिता में आपने क्या देखा कि क्या चल रहा था ग्राफ पिछले 5-7 साल? देखिए, सहकारिता में मैंने 3-4 कामों के जब मैंने फाइलें देखी तो मुझे लगा कि इसमें हमको जांच के आदेश देने चाहिए और मैंने हल्दूचौड़ जो हमारी फैक्ट्री है उसके खिलाफ आदेश किए हैं कि भाई यहाँ की जांच कराइए। हमारी ड्रग्स फैक्ट्री है रानीखेत में, उसके भी मैंने जांच के आदेश दिए हैं और एक हम स्वच्छ प्रशासन चलाना चाहते हैं, एक स्वच्छ सरकार चलाना चाह रहे हैं और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन सदन में लोकायुक्त को लाए हैं और हम चाहते हैं कि हम उत्तराखंड के जनता ने हमको 57 विधायक चुन के भेजे हैं, तो हमको एक अच्छी सरकार देनी है और इसीलिए हमारे सारे मंत्रियों ने अपने अपने विभागों में जहाँ जहाँ भी भ्रष्टाचार की बात आई थी उसके जांच के आदेश दिए हैं। कई जगह जांचें चल रही हैं और इतना ज़रूर है कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार तो नहीं होगा। सहकारिता में अब तक जितने लोग जुड़े हुए हैं, बहुत उसका विस्तृत तौर पर मुझे लगता है कि शायद लोगों को उसका लाभ नहीं हो पा रहा है। किन नए क्षेत्रों को आप इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे जिससे इसका और व्यापक हो? आपके पास गुजरात का एक मॉडल है, अमूल का एक पूरा मॉडल है, दुग्ध विकास चूँकि आपके पास भी है। कैसे लिंकअप करेंगे सर कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो जनरेट हो सके? नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा मुझे। सहकारिता में मैं गुजरात मॉडल हो, चाहे कर्नाटक का मॉडल हो, चाहे कहीं का, वहाँ ज़रूर अध्ययन दल में भेजने वाला हूँ, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी सरकार की है कि सहकारिता आंदोलन को जन जन तक ले जाना और 13 मई से लेके 20 मई तक 7 दिन हम भारत सरकार के कृषि मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी सांसद और सभी मंत्री लोग, मैं यहाँ पे एक अंतर्राज्यीय सहकारिता सम्मेलन करा रहा हूँ परेड ग्राउंड मैदान में और 7 दिन की एक सहकारिता की प्रदर्शन करने वाला हूँ। हमारा फोकस रहेगा जैविक पे और इसके लिए मार्केटिंग तैयार करना, इसके लिए लोगों की समितियाँ बनाना और मैंने भारत के कृषि मंत्री जी से बात की है, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है और कई क्षेत्रों में उन्होंने हमको पैसे देने का लिए भी आश्वासन दिया है। उसके बाद मैं पूरे प्रदेश में 7 जगह सहकारिता के एग्जीबिशन लगाने वाला हूँ। इस बार हम सहकारिता की जो सदस्यता है वो भी ऑनलाइन करने वाले हैं। 13 तारीख को हम लॉन्च करने वाले हैं इसको और आम आदमी को सहकारिता विभाग से जोड़ने का मेरा पहला लक्ष्य है और मुझे लगता है कि जो हमारी पैक्स समितियाँ हैं ये 758 थी अभी तक, अभी ये 20 किलोमीटर के दायरे में थे। पहाड़ों में मैं इसको थोड़ा सी और घटा रहा हूँ और इसको लगभग 10 किलोमीटर पे लाऊंगा और 1100-1200 पैक्स समितियाँ बनाने वाला हूँ। उससे रोज़गार भी जनरेट होगा, पहाड़ों में लोगों को जल्दी जल्दी सुविधाएं मिलने वाली हैं और जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक हैं उनकी भी शाखाएं हम कम से कम 50 नए बैंक खोलने वाले हैं ताकि किसान को कहीं कोई दिक्कत न हो। हम सबसे सस्ते दामों पे किसानों को ऋण देते हैं
और हमारे सारे के सारे बैंक फायदे में हैं। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की, वित्त मंत्री जी से भी बात की। मैंने उनसे एक अनुरोध किया है कि जो हमारे सहकारी बैंक हैं, सरकारी जो पैसा आता है, नियोजन का आता है, जिला प्लान का आता है, चाहे समाज कल्याण का आता है, किसी भी विभाग का हो, मैंने उनसे निवेदन किया है कि अपने बैंकों में हम उस पैसों को रखेंगे तो हमारे बैंकों की आय जो है स्रोत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि सहकारिता के लिए कई लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई हमको आगे आना है। मैं दिल्ली में गया था, दिल्ली में भी जैविक पे बड़ी बात हुई है। कई विदेशों के प्रतिनिधि भी हमको मिलने आए थे। उन्होंने कहा साहब हम दुग्ध विकास और सहकारिता में आपके साथ जॉइंट वेंचर कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं। 100 दिन में आपको इसके रिजल्ट ज़रूर दिखाई देंगे। सहकारिता के बाद दुग्ध विकास पे भी बात करेंगे, 2-4 राजनीतिक सवाल भी लेंगे जो आपके विभाग से जुड़े हुए नहीं होंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं धन सिंह जी। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो 2-4 और सवालों पे बात करेंगे धन सिंह जी से और उनसे उनकी राय लेना चाहेंगे। खास मुलाकात में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए धन सिंह रावत जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, ये कहा जाता है कि आरएसएस में बहुत आपकी गहरी जड़ें हैं। प्रधानमंत्री की चुनाव से पहले जो रैली गौचर में होनी थी, ये बड़ी चर्चा ज़बरदस्त रही कि उस गौचर की रैली को आपने गौचर से कैंसिल करवा के और श्रीनगर में रैली का आयोजन करवाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के भी बिल्कुल हमेशा साथ आप नज़र आते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके का एक प्रचंड बहुमत आप लोगों को मिला है, कितना बड़ा चैलेंज है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि मैं पहली बार चुनाव जीता। और बड़े बड़े सीनियर लोग भी थे और उन्हें पहली बार मुझे मंत्री बनाया है। और इसलिए मैं इस पूरी कैबिनेट में सबसे छोटा मंत्री हूँ। जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली की बात है, तो मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन जरूर किया कि श्रीनगर एक पॉलिटिकल राजधानी है पूरे गढ़वाल की, और वहाँ पे एनआईटी है, वहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय है, पूरा शिक्षा का हब है, वहाँ एमबीबीएस कॉलेज वहाँ है। और मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि आपकी रैली अगर श्रीनगर में होगी तो पूरे गढ़वाल को बहुत फायदा होगा। और उन्हें मेरी बात को माना और प्रधानमंत्री की रैली हुई, वहाँ ऐतिहासिक रैली हुई। और उसके कारण हमको लगा कि हम पौड़ी की 6 की 6 सीटें जीते, हम चमोली की 3 की 3 सीटें जीते, हम रुद्रप्रयाग की हम 1 सीटें जीते, देवप्रयाग सीट हम वहाँ से चुनाव जीते हैं, और भिलंगना की सीट हम जीते, टिहरी में भी हम पूरे इलाके के सब सीटें जीते हैं। तो मेरा जो आकलन था पॉलिटिकली वो सही साबित हुआ। आपने कहा कि आप पहली बार विधायक चुने गए, सबसे छोटे भी हैं उम्र में, फिर भी आपको मंत्री बनाया गया। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सीनियर लीडर्स जीत के आए हैं चुनाव। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रेस में वो पिछड़ गए? नहीं, मुझे लगता है कि अभी कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि पिछड़े कोई नहीं। पार्टी में हर विधायक का, हर कार्यकर्ता का उचित स्थान पे उचित निर्णय लिया जाता है और उनके सम्मान में कोई हम कभी कमी नहीं करते हैं। जितने हमारे सीनियर लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमने केंद्रीय नेतृत्व से भी अवगत करा दिया है, उनसे भी बात की है कि सीनियर लोगों का सम्मान हमको ज़रूर करना है और हम करते भी। मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है, और आज इतना प्रचंड बहुमत हमको मिला है, हम कुछ नई चीज़ ज़रूर करेंगे। दुग्ध विकास पे एक सवाल लेते हैं सर कि आपने मंत्री पद संभालने के बाद डेयरी पर छापेमारी भी की थी। उत्तराखंड में बहुत ही दूध की किल्लत है। देहरादून जैसे शहर की बात करें या जो भी शहरी इलाका है, वहाँ पर चाहे बाहर से दूध आता हो, चाहे राज्य का दूध आता हो, गुणवत्ता को लेकर एक बहुत सवाल उठता है। इसके अलावा इससे भी बड़ा क्या आपको नहीं लगता कि राज्य के अंदरूनी हिस्से में, ग्रामीण इलाके से यदि दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पुरजोर तरीके से काम किया जाए तो
ये भी समस्या खत्म हो जाएगी और लोगों के जीवन स्तर को भी बहुत सुधारा जा सकता है। देखिए, दुग्ध विकास की जहाँ तक बात है तो निश्चित रूप से अभी हमारा जो आंचल दूध है उसकी खपत अभी कम है। और जब से मैंने कार्यभार संभाला, मैंने सारे अधिकारी कर्मचारियों को आदेश दिया कि भाई आप फील्ड में जाइए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक हफ्ते में हमको 4000 लीटर ज़्यादा दूध की क्या होगी खपत हुई है। और सारे अधिकारियों ने मन से काम कर रहे हैं। और मैंने अभी 2 बातें सोची हैं कि एक तो हम हिमालयन जैविक दूध के नाम से इसको नया ब्रांड देने वाले हैं, एक A2 का हम नया ब्रांड देने वाले हैं। और उत्तराखंड में पर व्यक्ति के लिए जो राष्ट्रीय दर है उसमें हम ज़्यादा दूध हमारे यहाँ है, लेकिन इसकी क्या है कि अभी कठिनाइयाँ हैं। और मुझे लगता है कि हम दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। 1 साल में हमारे सारे दुग्ध संघ हम फायदे में ले आएंगे। और जहाँ तक काश्तकार और किसानों की बात है, हम चाहते हैं कि उनको कम से कम 2 रुपये ज़्यादा हम दें। अगर हमने सीधे सीधे उनको 2-3 रुपये ज़्यादा 1 लीटर पे दे दिया तो हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अभी हम 2-3 विधायकों को, 2 एक्सपर्टों को जो दुग्ध के बारे में जानते हैं, मदर डेयरी से लेके, और हमारा जैविक प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ भी भेज रहा हूँ मैं, मेघालय भी भेज रहा हूँ और राजस्थान भी भेज रहा हूँ। एक टीम में दुग्ध विकास के लिए क्या क्या संभावनाएं हो सकते हैं, इसके लिए एक टीम भेजूंगा जिनको कि दुग्ध के क्षेत्र में काफ़ी नॉलेज है। और मुझे लगता है कि हम 1 साल में दूध के क्षेत्र में नई क्रांति जरूर लाएंगे। चलिए, इसी अपेक्षा के साथ और इसी उम्मीद के साथ इस इंटरव्यू का समापन करते हैं कि राज्य में जो भी धन सिंह रावत जी ने उम्मीदें जाहिर की हैं वो अपने 5 साल के कार्यकाल में इस विधानसभा में पूरी कर पाएंगे। आपने ईटीवी के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आधे घंटे तक खास मुलाकात में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।